हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? हाल ही में आपने देखा कि पंजाब में फ्लड आने से वहां की सिचुएशन खराब है। मेरे साथ आप भी प्राय कीजिए कि जल्दी से सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल प्रेजेंट विद मी में। यहां आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड न्यूज की अपडेट मिलती रहेगी, जिससे आपको गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Which force has been allowed to participate in border talks with Bangladesh? किस बल को गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ सीमा वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी है? आंसर, BSF। Historic participation. The Ministry of Home Affairs authorized BSF's involvement in the 56th Director General Level Border Coordination Conference in Dhaka, August 25 to 28, marking the first Indian delegation visit since the fall of Sheikh Hasina's government. ऐतिहासिक भागीदारी। गृह मंत्रालय ने ढाका में 56वें महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 25-28 अगस्त में BSF की भागीदारी को अधिकृत किया, जो शेख हसीना सरकार के पतन के बाद पहली भारतीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा थी। Security or crime prevention. BSF raised concerns over attacks on its personnel and Indian civilians by Bangladesh-based miscreants, drone intrusions, and emphasized early construction of a single-row fence to curb trans-border crimes. सुरक्षा एवं अपराध रोकथाम। BSF ने बांग्लादेश स्थित बदमाशों द्वारा अपने कर्मियों और भारतीय नागरिकों पर हमलों, ड्रोन घुसपैठ पर चिंता जताई और सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एकल पंक्ति वाली बाड़ के शीघ्र निर्माण पर जोर दिया। Joint measures or infrastructure. Both sides agreed to implement the Coordinated Border Management Plan, CBMP, improve border infrastructure, and take joint steps against Indian insurgent groups operating from Bangladesh. संयुक्त उपाय एवं अवसंरचना. दोनों पक्ष समन्वित सीमा प्रबंधन योजना CBMP को क्रियान्वित करने, सीमा अवसंरचना में सुधार करने तथा बांग्लादेश से सक्रिय भारतीय विद्रोही समूहों के विरुद्ध संयुक्त कदम उठाने पर सहमत हुए। Tech-driven monitoring. BSF announced plans to equip troops with 5,000 body-worn cameras to ensure irrefutable evidence in cross-border incidents and enhance accountability during operations. तकनीक संचालित निगरानी. BSF ने सीमा पार की घटनाओं में अकाट्य साक्ष्य सुनिश्चित करने और ऑपरेशनों के दौरान जवाबदेही बढ़ाने के लिए सैनिकों को 5,000 बॉडी-वॉर्न कैमरों से लैस करने की योजना की घोषणा की है। Who leads the Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM का नेतृत्व कौन करता है? आंसर, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। Global climate leadership. The EU introduced CBAM as part of its Green Deal to prevent carbon leakage, where companies shift production to countries with looser climate rules, and to promote cleaner industrial practices worldwide. वैश्विक जलवायु नेतृत्व. यूरोपीय संघ ने कार्बन रिसाव को रोकने के लिए अपने ग्रीन डील के एक भाग के रूप में CBAM की शुरुआत की, जहां कंपनियां अपने उत्पादन को उन देशों में स्थानांतरित कर देती हैं जहां जलवायु नियम अधिक ढीले हैं, और दुनिया भर में स्वच्छ औद्योगिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। Carbon pricing on imports. Starting in 2026, importers of carbon-intensive goods, like steel, cement, aluminum, fertilizer, electricity, and hydrogen, must buy CBAM certificates reflecting the carbon emissions embedded in those products. आयात पर कार्बन मूल्य निर्धारण. 2026 से कार्बन गहन वस्तुओं जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन के आयातकों को उन उत्पादों में निहित कार्बन उत्सर्जन को दर्शाने वाले CBAM प्रमाणपत्र खरीदने होंगे। Transitional phase underway. From 2023 to 2025, companies are required to report emissions data for covered imports. This phase helps industries prepare for full implementation and aligns with the phase-out of free allowances under the EU emissions trading system. It's संक्रमणकालीन चरण जारी. 2023 से 2025 तक कंपनियों को कवर किए गए आयातों के उत्सर्जन डेटा की रिपोर्ट करना आवश्यक है। ये चरण उद्योगों को पूर्ण कार्यान्वयन के लिए तैयार होने में मदद करता है और यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ITS के तहत मुक्त अनुमतियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ संरेखित है। Ripple effects on global trade. CBAM is reshaping trade dynamics, pushing non-EU exporters, especially from developing countries, to adopt greener technologies or risk losing competitiveness in the EU market. वैश्विक व्यापार पर प्रभाव.
सीबीएम व्यापार की गतिशीलता को नया रूप दे रहा है। गैर यूरोपीय संघ के निर्यातकों को, विशेष रूप से विकासशील देशों को, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, अन्यथा यूरोपीय संघ के बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता खोने का जोखिम उठा रहा है। What was India's installed nuclear capacity as of June 2025? जून 2025 तक भारत की स्थापित परमाणु क्षमता कितनी थी? आंसर 8.8 गीगावाट। Installed capacity. India's nuclear power capacity reached 8.8 gigawatts by June 2025, contributing to nearly 49% of the country's total non-fossil fuel energy mix. स्थापित क्षमता। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता जून 2025 तक 8.8 गीगावाट तक पहुंच गई, जो देश के कुल गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा मिश्रण का लगभग 49% योगदान देगी। Part of a broader push, this nuclear capacity is embedded within India's total installed power capacity of 476 gigawatts, with 226.9 gigawatts from renewables and 240 gigawatts from thermal sources. व्यापक प्रयास का एक हिस्सा, ये परमाणु क्षमता भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 476 गीगावाट में अंतर्निहित है, जिसमें 226.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से तथा 240 गीगावाट तापीय स्रोतों से प्राप्त होती है। Decarbonization strategy. Nuclear energy plays a key role in India's strategy to reduce carbon emissions while meeting rising electricity demand, complementing solar, wind, and hydro sources. Decarbonization रणनीति बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के साथ साथ सौर, पवन और जल स्रोतों के पूरक के रूप में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की रणनीति में परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Expansion plans. India continues to invest in new reactors and advanced technologies to scale nuclear output, aiming for energy security and sustainability. विस्तार योजनाएं। भारत ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लक्ष्य के साथ परमाणु उत्पादन बढ़ाने के लिए नए रिएक्टरों और उन्नत प्रौद्योगिकियों में निवेश जारी रखे हुए है। Who released the Rethinking Homestay Policy Pathway Report? होमस्टे पर पुनर्विचार, नीतिगत मार्ग रिपोर्ट किसने जारी की? आंसर नीति आयोग। Strategic Roadmap for Homestay. The report outlines a model policy framework to unlock the potential of homestay and BNBS, especially in rural and semi-urban areas, promoting sustainable tourism and local entrepreneurship. होमस्टे के लिए रणनीतिक रोडमैप। रिपोर्ट में होमस्टे और बीएनबी की क्षमता को अनलॉक करने के लिए एक मॉडल नीति ढांचे की रूपरेखा दी गई है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जिससे टिकाऊ पर्यटन और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। Light touch regulations. It recommends simplified, transparent, and inclusive regulatory mechanisms that ensure safety, protect heritage, and reduce entry barriers for hosts. Light touch विनियम। ये सरलीकृत, पारदर्शी और समावेशी विनियामक तंत्र की सिफारिश करता है जो सुरक्षा सुनिश्चित करता है, विरासत की रक्षा करता है और मेजबानों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है। Digital integration or capacity building. The report emphasizes creating centralized digital portals for registration and compliance, and calls for training programs to empower hosts and build consumer trust. Digital एकीकरण और क्षमता निर्माण। रिपोर्ट में पंजीकरण और अनुपालन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल बनाने पर जोर दिया गया है, तथा मेजबानों को सशक्त बनाने और उपभोक्ता विश्वास बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है। Public-private collaboration, developed with inputs from IAMAI, Airbnb, MakeMyTrip, and state governments. The report highlights the importance of partnerships in shaping a resilient and heritage-conscious homestay ecosystem. सार्वजनिक निजी सहयोग, IAMAI, Airbnb, MakeMyTrip और राज्य सरकारों से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई यह रिपोर्ट एक लचीले और विरासत के प्रति जागरूक होमस्टे पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है। DRDO successfully conducted the first flight test of the Integrated Air Defense Weapon System off the coast of which state on the 23rd of August 2025? DRDO ने 23 अगस्त 2025 को किस राज्य के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया? आंसर ओडिशा। Successful maiden test. DRDO conducted the first flight test of the Integrated Air Defense Weapon System, IADWS, off the coast of Odisha at 12:30 p.m., marking a major leap in India's indigenous defense capabilities. सफल प्रथम परीक्षण। DRDO ने दोपहर 12:30 बजे ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण किया, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है।
Multi-layered defense architecture. IADWS integrates quick reaction surface to air missiles, QRSAM, very short range air defense system, VSHORADS, and a high power laser based directed energy weapon, DUE, offering layered protection against aerial threats. बहुस्तरीय रक्षा संरचना. IADWS त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, QRSAM, अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली, VSHORADS, और उच्च शक्ति वाले लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार, DUE, को एकीकृत करता है, जो हवाई खतरों के खिलाफ बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है. Precision target neutralization. During the test, 3 aerial targets, including high-speed UAVs and a multi-copter drone, were simultaneously engaged and destroyed at varying altitudes and ranges. सटीक लक्ष्य निष्प्रभावीकरण. परीक्षण के दौरान 3 हवाई लक्ष्यों, जिनमें उच्च गति वाले UAV और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन शामिल थे, को अलग अलग ऊंचाइयों और दूरी पर एक साथ निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया. Centralized command or control. The entire system operates under a unified command center developed by DRDO's Defense Research or Development Laboratory, ensuring seamless coordination across platforms. केंद्रीकृत कमान एवं नियंत्रण. संपूर्ण प्रणाली DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित एकीकृत कमान केंद्र के तहत संचालित होती है, जो सभी प्लेटफार्मों पर निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करती है. Who recently inaugurated Sardar Dham Girls Hostel Phase 2 in Ahmedabad through video conferencing from New Delhi? हाल ही में किसने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम बालिका छात्रावास फेज 2 का उद्घाटन किया? आंसर, श्री अमित शाह. Massive infrastructure for empowerment. The newly inaugurated 12-story hostel spans over 6.3 lakh square ft. With 440 rooms and can accommodate up to 3,000 meritorious girl students, offering housing at a symbolic fee of 1 rupee. सशक्तिकरण के लिए विशाल बुनियादी ढांचा. नवनिर्मित 12 मंजिला छात्रावास 6.3 लाख वर्ग फुट में फैला है, जिसमें 440 कमरे हैं और इसमें 3,000 मेधावी छात्राओं के रहने की व्यवस्था है. यहां प्रति वर्ष 1 रुपया के सांकेतिक शुल्क पर आवास की सुविधा उपलब्ध है. Focus on civil services training. The facility includes libraries, libraries, and reading rooms, and is designed to support UPSC, GPSC, defense, and judicial services aspirants, with a target to train 10,000 students. सिविल सेवा प्रशिक्षण पर ध्यान. इस सुविधा में पुस्तकालय, पुस्तकालय और वाचनालय शामिल है, और इसे UPSC, GPSC, रक्षा और न्यायिक सेवाओं के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित करना है. Community led development. Amit Shah praised the Patidar community and Sardar Dham Trust for mobilizing 200 crore rupees to uplift daughters through education and housing, calling it a model of collective social responsibility. समुदाय आधारित विकास. अमित शाह ने शिक्षा और आवास के माध्यम से बेटियों के उत्थान के लिए 200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पाटीदार समुदाय और सरदार धाम ट्रस्ट की प्रशंसा की और इसे सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी का एक मॉडल बताया. Vision for inclusive progress. Shah emphasized that educating daughters is key to societal advancement and reiterated the government's commitment to supporting such initiatives across Vadodara, Surat, Rajkot, and Mehsana. समावेशी प्रगति के लिए विजन. शाह ने इस बात पर जोर दिया कि बेटियों को शिक्षित करना सामाजिक उन्नति की कुंजी है और उन्होंने वडोदरा, सूरत, राजकोट और मेहसाणा में ऐसी पहलों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. Under the Online Games Act 2025, what is the maximum penalty for providing online money games? ऑनलाइन गेम अधिनियम 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स की सुविधा प्रदान करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जाएगा? आंसर, 1 करोड़ रुपये. Maximum fine of 1 crore rupees. Any individual or entity found offering, facilitating, or operating online money games can be penalized with a fine up to 1 crore rupees for a first-time offense. अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपए. कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, सुविधा या संचालन करती हुई पाई जाती है, उसे पहली बार अपराध करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. Blanket ban on money games. The act prohibits all forms of online money games, whether skill-based or chance-based, if they involve monetary stakes or rewards. धन आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध. अधिनियम सभी प्रकार के ऑनलाइन धन आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाता है, चाहे वे कौशल आधारित हो या मौका आधारित, यदि उनमें मौद्रिक दांव या पुरस्कार शामिल हो. Stricter penalties for repeat offenders.
If the offense is repeated, penalties escalate to imprisonment of 3 to 5 years and fines ranging from 1 crore rupees to 2 crore rupees. बार बार अपराध करने वालों के लिए कठोर दंड। यदि अपराध दोहराया जाता है तो दंड 3-5 वर्ष के कारावास और 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तक बढ़ जाता है। Cognizable or non-bailable offense, violations are treated as serious criminal offenses, allowing authorities to arrest without a warrant and denying automatic bail. संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध, उल्लंघनों को गंभीर आपराधिक अपराध माना जाता है, जिससे प्राधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने तथा स्वतः जमानत देने से इनकार करने की अनुमति मिल जाती है। Where was the first खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव कहां आयोजित हुआ? आंसर, जम्मू कश्मीर। Venue or dates? The inaugural festival was held at the iconic Dal Lake in Srinagar from August 21 to 23, 2025, blending sport with scenic beauty. स्थान एवं तिथियां। उद्घाटन महोत्सव 21 से 23 अगस्त 2025 तक श्रीनगर की प्रतिष्ठित डल झील पर आयोजित किया गया, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ खेल का भी मिश्रण किया गया। Events or participation. Over 400 athletes from 36 states and union territories competed in Olympic category events like rowing, kayaking, and canoeing, along with demo events like Shikara race, dragon boat race, and water skiing. कार्यक्रम एवं भागीदारी। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीटों ने रोइंग, कयाकिंग और कैनोइंग जैसी ओलंपिक श्रेणी की प्रतियोगिताओं के साथ साथ शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस और वाटर स्कीइंग जैसी डेमो प्रतियोगिताओं में भाग लिया। Local hero shines. Mohsin Ali, a 17-year-old Shikarawala from Dal Lake, won the first gold medal in men's 1000 m kayaking, becoming a symbol of grassroots talent. स्थानीय हीरो की चमक। डल झील के 17 वर्षीय शिकारावाला मोहसिन अली ने पुरुषों की 1000 मीटर कयाकिंग में पहला स्वर्ण पदक जीता और जमीनी स्तर की प्रतिभा का प्रतीक बन गया। Cultural or strategic impact. The festival showcased Kashmir's potential as a sports tourism hub, while promoting inclusivity and local employment under the Khelo Bharat initiative. सांस्कृतिक एवं सामरिक प्रभाव। इस महोत्सव ने खेल पर्यटन केंद्र के रूप में कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित किया, साथ ही खेलो भारत पहल के तहत समावेशिता और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया। Sundarban Tiger Reserve, which has become the second largest tiger reserve in India, is located in which state? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, किस राज्य में स्थित है? आंसर, पश्चिम बंगाल। सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। After a major expansion of 1044.68 square kilometers approved in August 2025, the Sundarban Tiger Reserve now spans 3629.57 square kilometers, surpassing most others except Nagarjunasagar Srisailam in Andhra Pradesh. दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। अगस्त 2025 में स्वीकृत 1044.68 वर्ग किमी के बड़े विस्तार के बाद सुंदरबन बाघ अभयारण्य अब 3629.57 वर्ग किमी में फैला है, जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैम को छोड़कर अधिकांश अन्य से आगे है। यूनिक मैंग्रोव हैबिटेट। लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, इट्स द ओनली टाइगर रिजर्व इन द वर्ल्ड सेट विद इन अ मैंग्रोव इकोसिस्टम, होम टू द आइकॉनिक रॉयल बंगाल टाइगर नोन फॉर इट्स स्विमिंग प्रॉस। अद्वितीय मैंग्रोव आवास। पश्चिम बंगाल में स्थित ये दुनिया का एकमात्र बाघ अभयारण्य है जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्थित है। ये प्रतिष्ठित रॉयल बंगाल टाइगर का घर है जो अपनी तैराकी क्षमता के लिए जाना जाता है। ग्लोबल रिकॉग्निशन। द रिजर्व इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ रामसर वेटलैंड, हाईलाइटिंग इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड बायोडाइवर्सिटी रिचनेस। वैश्विक मान्यता। ये रिजर्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर वेटलैंड है, जो इसके पारिस्थितिक महत्व और जैव विविधता समृद्धि को उजागर करता है। Boost to conservation or tourism. The expansion brings 3 tiger-bearing ranges, Matla, Raidighi, and Ramganga, under unified management, enhancing protection, funding, and ecotourism potential. संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा। इस विस्तार से बाघों की 3 बहुलता वाले क्षेत्र, मतला, रैदिघी और रामगंगा, एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे संरक्षण, वित्त पोषण और पारिस्थितिकी पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। Which Indian city has secured 104th position in the recently released Smart City Ranking 2025? हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय शहर ने 104वां स्थान प्राप्त किया है? आंसर, दिल्ली।
Ranked 104 globally, Delhi emerged as the highest-ranked Indian city in the Smart City Index 2025, securing the 104th position out of 142 global cities. विश्व स्तर पर 104वां स्थान। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय शहर बनकर उभरा है, जिसने 142 वैश्विक शहरों में से 104वां स्थान प्राप्त किया है। CC rating: The city received ACC rating, indicating moderate performance in areas like governance, mobility, and citizen services compared to global benchmarks. CC rating: शहर को CC rating प्राप्त हुई, जो वैश्विक मानकों की तुलना में शासन, गतिशीलता और नागरिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में मध्यम प्रदर्शन को दर्शाती है। Strengths or gaps: While Delhi showed promise in public transport and digital access, it lagged in sustainability, pollution control, and urban safety metrics. ताकत और कमियां: हालांकि दिल्ली ने सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल पहुंच के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन स्थिरता, प्रदूषण नियंत्रण और शहरी सुरक्षा मानकों में ये पीछे रह गया। Call for reforms: The ranking highlights the need for strategic urban reforms, smarter infrastructure, and stronger citizen engagement to climb the global smart city ladder. सुधारों का आह्वान: ये रैंकिंग वैश्विक स्मार्ट सिटी की सीढ़ी चढ़ने के लिए रणनीतिक शहरी सुधारों, बेहतर बुनियादी ढांचे और मजबूत नागरिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। Till when has the central government extended the import duty exemption on cotton? केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट कब तक बढ़ा दी है? आंसर: 31 दिसंबर 2025। Duty free window extended. The central government has officially extended the import duty exemption on raw cotton, HS 5201, until the 31st of December 2025, providing relief to the textile industry amid global supply pressures. शुल्क मुक्त अवधि बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने वैश्विक आपूर्ति दबावों के बीच कपड़ा उद्योग को राहत प्रदान करते हुए कच्चे कपास HS 5201 पर आयात शुल्क छूट को आधिकारिक तौर पर 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। 11% ड्यूटी वेव्ड। The exemption covers the 5% basic customs duty, 5% agriculture infrastructure and development cess, and social welfare surcharge, which previously added up to around 11% total import duty. 11% शुल्क माफ। इस छूट में 5% मूल सीमा शुल्क, 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकर तथा सामाजिक कल्याण अधिभार शामिल है, जो पहले कुल आयात शुल्क का लगभग 11% था। Support for exporters or MSMEs. The move aims to stabilize input costs for yarn, fabric, and garments, especially benefiting small and medium enterprises and export-oriented units facing steep US tariffs. निर्यातकों और MSME के लिए समर्थन। इस कदम का उद्देश्य यार्न, फैब्रिक और परिधानों की इनपुट लागत को स्थिर करना है, जिससे विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों और निर्यात उन्मुख इकाइयों को लाभ होगा, जो भारी अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं। Farmer interest safeguarded. The government emphasized that imported cotton caters to specialized industrial needs and does not replace domestic cotton, while MSP mechanisms continue to protect farmer incomes. किसानों के हितों की रक्षा। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि आयातित कपास विशिष्ट औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा घरेलू कपास का स्थान नहीं लेता है, जबकि एमएसपी तंत्र किसानों की आय की रक्षा करता रहेगा। So, friends, आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। Now time to quiz of the day. 1. Which instrument is used to measure temperature? तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? 2. How many members can be nominated to the Rajya Sabha by the President of India? राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? क्विज के आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जब भी वीडियोस अपलोड होंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन की वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट।